धान में करीब हम 1975 से अभी तक लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। वैज्ञानिक का एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो समाज को एक अच्छी जानकारी दें, समाज को अच्छी किस्में दें। जब हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किए थे पंतनगर में 1976 में, तो उसमें हम लोग की कुल तनख्वाह 700 रुपए बेसिक पे, 60 रुपए डीए मिलता था। डॉलर में तनख्वाह मिलती है आपको, करीब 2,500-3 हजार डॉलर पर मंथ मिलता है। मेरा पैतृक गांव जो है ये गोरखपुर के दक्षिण में जो है बांसगांव तहसील में गोपलापुर गांव है, जो कि पहले ये सिकरीगंज थाना क्षेत्र में था और अभी उरुआ थाना क्षेत्र में है। ये मालहन पार और उरुआ के बीच में है, एक छोटा सा गांव है और वहाँ पर हमारा पैतृक गांव है। हमारे पिताजी नौकरी में थे, गन्ना विभाग में सुपरवाइजर थे। तो हम लोग की शिक्षा दीक्षा जो है वो बाहर रह कर के हुई, गांव में तो नहीं हुई। पहले मैं खड्डा में देवरिया, उसमें देवरिया ज़िला था, अब कुशीनगर ज़िला हो गया। तो खड्डा में उनकी कटकुइयाँ चीनी मिल में पोस्टिंग थी, तो हम लोग खड्डा में रहते थे और वहीं सोहराना गांव में 1 से 5 तक की पढ़ाई की और 5 से लेकर के 8 तक हम जो है खड्डा में जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसमें पढ़ाई की है। और 8वीं के बाद हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र कटकुइयाँ मिल में हो गया था। फिर हम लोग सेखोनिया में आकर के रहने लगे, क्योंकि वहाँ पे इंटरमीडिएट तक स्कूल था। तो हमारे जो 3 भाई और 2 बहन हैं वो सब लोग फिर सेखोनिया में आकर के पढ़ने लगे। वहाँ हमने 9 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई किया और इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में हम एग्रीकल्चर विषय लेकर के पढ़े। और फिर 12th के बाद हमारा चूँकि मार्क्स अच्छा था, फर्स्ट डिवीज़न से मैंने पास किया था, तो हमारा एडमिशन जो है उसमें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज होता था, राजकीय कृषि विद्यालय कानपुर में हमारा एडमिशन हो गया। और 1965 में फिर मैं कानपुर चला गया बीएससी एजी करने के लिए। 2 साल उसमें बीएससी एजी होता था और फिर उसके बाद 2 साल एमएससी एजी होता था। तो मैं 67 और 69 में बीएससी एजी और एमएससी एजी करके पत्थर कॉलेज कहते थे उसको, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज, वहाँ से फिर मैंने पहले वो आगरा यूनिवर्सिटी के अंदर होता था, उसके बाद जब कानपुर यूनिवर्सिटी बन गई तो वो फिर कानपुर यूनिवर्सिटी के अंदर अब वो उसका नाम जो है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। अब वो खुद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया है। तो 69 से फिर मैं एमएससी एजी करके और फिर मैं IRI जो पूसा इंस्टीट्यूट है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में, फिर वहाँ जेनेटिक्स में मैंने PhD में दाखिला लिया और 1975 में मैं PhD किया। वैसे तो मैं गांव से पढ़ कर के गया था और BSc AG की पढ़ाई जो है पूर्णतः अंग्रेजी में थी, लेकिन मैं BSc AG में उस समय आगरा यूनिवर्सिटी में हमारी फर्स्ट पोजीशन रही और MSc AG में भी हम जो है एग्रीकल्चरल बॉटनी विषय में हमारी प्रथम पोजीशन थी। तो दोनों हम BSc MSc में हमारी काफ़ी सारे गोल्ड मेडल मिले हमको। और उसके बाद फिर IRI में हमारा PhD में दाखिला हुआ 1975 में। फिर हम वहाँ से 1975 में PhD करके वहाँ से फिर हमने मेरी PhD जो है वो मक्के में थी। डॉक्टर जोगिंदर सिंह जो उस समय प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे मक्का के, उनके साथ मैंने किया। और फिर मैं पंतनगर में एक CSIR का पूल ऑफिसर होता है, जो नए साइंटिस्ट होते हैं उनको कहीं भी वो 2 साल के लिए वो भारतवर्ष में जा कर के काम कर सकते हैं। तो मैंने पंतनगर में पूल ऑफिसर ज्वाइन किया 75 में और उसी के दौरान मैं धान में काम करना शुरू किया। हमारे प्रोफेसर हेड थे डॉक्टर JS नंदा, वो भी धान के वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने कहा कि धान में पोस्ट खाली है और उसमें तुम काम करना चाहो
तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और 1 साल के बाद फिर मैं वहाँ पे धान में ही जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। और 4 साल में पंतनगर में था, 1 साल एज ए पूल ऑफिसर और 3 साल एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। और फिर मेरा सिलेक्शन जो है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार, वहाँ मैं एसोसिएट प्रोफेसर होकर के गया 1979 में। और 1985 में मेरा वहाँ प्रोफेसर में हो गया। प्रोफेसर के बाद 1986 में मैं प्रोफेसर हेड भी हो गया। और इस तरीके से 1975 में मैं जो धान में अनुसंधान शुरू किया वो बिहार में जाकर के कंटिन्यू किया। और धान में के अनुसंधान के साथ हम लोग टीचिंग में भी इन्वॉल्व थे। प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स के जो भी कोर्स होते थे, प्लांट जेनेटिक्स है, बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स है, ये सारे कोर्सेज भी हम लोग पढ़ाते थे। 1987 में जब मैं पूसा में था तो हम लोगों का इरी फिलीपींस के साथ कोलैबोरेशन होता था, उनके विभिन्न ट्रायल करते थे। वहाँ पर रेनफेड लोलैंड और डीप वाटर पर आइस रिसर्च होता था। तो फिर हमारा सिलेक्शन जो है वहाँ से एज ए विजिटिंग प्रोफेसर जो है फिलीपींस में हो गया, इरी में। डॉक्टर डेविड मैकिल के साथ मैं जो रेनफेड लोलैंड के राइस ब्रीडर थे उनके साथ मैंने वहाँ 2 साल काम किया। और वहाँ पर हम ड्राउट जो सूखा होता है उसकी जेनेटिक्स पे काम कर रहे थे कि कैसे हम भविष्य में ड्राउट टॉलरेंट वैरायटी विकसित करें। उसकी हमने जेनेटिक्स पे काम किया, F1, F2, F3। और हमने पाया कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रेट नहीं है, और यदि इसको हम क्रॉसिंग हाइब्रिडाइजेशन करें तो हम इसकी उन्नत किस्में हम डेवलप कर सकते हैं। डेविड मैकिल जो है 1 साल के लिए सबैटिकल पे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए थे। और फिर मैं वहाँ जो लोलैंड राइस ब्रीडिंग प्रोग्राम था इरी का, उसका मैं इंचार्ज रहा। और उसमें जहाँ जहाँ भी ट्रायल लगता था फिलीपींस में, चाहे साउथ एशिया में, चाहे साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ मैं जा कर के ट्रायल्स को देखता था और फिर वैरायटी का सिलेक्शन करता था। और 1990 में फिर मैं वहाँ से आया फिलीपींस से, और फिर मैं पूसा में ही जो है चेयरमैन प्लांट ब्रीडिंग का हो गया। करीब मैं 1 साल वहाँ रहा। और इसी दौरान जब मैं फिलीपींस में था तो एक पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया था अफ्रीका में, वार्डा के। वार्डा एक CGIAR का केंद्र है, और उसका जो फुल फॉर्म है वो वेस्ट अफ्रीका राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन। वो धान पे अनुसंधान करते हैं और पश्चिमी अफ्रीका के करीब 17 देशों में कैसे धान की नई किस्में विकसित की जाए, कैसे उनकी टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए जिससे कि वहाँ का धान उत्पादन बढ़ सके। तो पहले मैं 6 साल करीब नाइजीरिया में था, IITA में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। वहाँ पर मैं लोलैंड राइस ब्रीडर था। और अगले 3 साल तक करीब मैं 3-3.5 साल तक मैं आइवरी कोस्ट में जो हमारा वार्डा का जो मेन सेंटर था वहाँ हमारी पोस्टिंग हुई। फिर मैं वहाँ पे वार्डा में करीब 9.5 साल में, 9.5-10 साल के करीब में रहा। उसके बाद मैं वहाँ से लौट करके भारतवर्ष आया। और यहाँ पर फिर मैं जो हमारा सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कटक उड़ीसा में, वहाँ मैं डायरेक्टर रहा। और ICR में इस तरीके से 5 साल तक काम किया। उसके बाद मैं डायरेक्टर रिसर्च था बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, झारखंड में। और 2011 में 62 साल की एज पूरा होने पर फिर मैं रिटायर हुआ। और रिटायर होने के बाद 2013 में ही जो है हमने ये जो हमारा ट्रस्ट है CRD, सेंट्रल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर जो हमने इस्टेब्लिश किया। और फिर यहाँ पर हमने धान और गेहूँ और अन्य रिसर्च पे ध्यान अपना केंद्रित किया। जब मैं पंतनगर में था तो वहाँ पर हम लोगों ने
एक वैरायटी अनुशंसित किया था जो कि प्रसाद के नाम से थी। प्रसाद वैरायटी अच्छी उपज थी, लेकिन खाने में उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। खाने में थोड़ा सा वो स्टिकी टाइप था। और एक और वैरायटी हम लोगों ने वहाँ रिलीज़ किया था, गोविंद। और गोविंद वैरायटी जो कि करीब 1976 में रिलीज़ हुई थी, आज भी वो वैरायटी ग्रो होती है और उसमें मल्टीपल डिजीज या पेस्ट रेजिस्टेंस था। फिर मैं जब बिहार में गया तो वहाँ पे डीप वाटर जो है मेन और रेनफेड लो लैंड था, वहाँ पर हमने एक राजश्री वैरायटी डेवलप किया जो अभी तक ग्रो हो रही है। और डीप वाटर में जानकी वैरायटी थी जिसमें शटरिंग की प्रॉब्लम थी, तो उसकी जगह पे हम लोगों ने एक सुधा नाम की वैरायटी, वो भी फार्मर्स वैरायटी का सिलेक्शन था, वो हम लोगों ने किया। और ये दोनों वैरायटी जो है राजश्री तो अभी तक बहुत पॉपुलर है वहाँ पे। इसका चावल खाने में बड़े उन्नत किस्म का है। और फिर उसके बाद मैं अफ्रीका में था, फिलीपींस में, तो मैंने ड्राउट जेनेटिक्स पे काम किया। लेकिन अफ्रीका में हमारा ब्रीडिंग का कार्यक्रम था और वहाँ पर हमने करीब 12 वैरायटी, 12 क्या, एक सीसाडेनी वैरायटी थी, वहाँ गाल मिर्च की प्रॉब्लम थी। वो वैरायटी रेजिस्टेंट तो नहीं थी लेकिन वो टॉलरेंट थी। और नाइजीरिया में हम लोगों ने उस वैरायटी को आइडेंटिफाई किया और फिर उसका सीड प्रोडक्शन करके जहाँ जहाँ वहाँ गाल मिर्च की समस्या थी वहाँ पर उसका हम लोगों ने बीज नाइजीरिया सरकार को और अन्य जगहों पर भी हम लोगों ने दिया। और अफ्रीका में हमने करीब 12 वैरायटी वहाँ पर आइडेंटिफाई किया, क्योंकि ब्रीडिंग में क्या होता है कि हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद जब वो सेग्रीगेटिंग जनरेशन के बाद F4 F5 में लाइन फिक्स होती है, फिर उसको हम ईल्ड ट्रायल में डालते हैं, बहुत सारे टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो हर एक देशों में जा कर के हम लोग ट्रायल देते थे, लोलैंड राइस के ट्रायल, और फिर ब्रीडर के साथ मिल करके हम लोग जो है, जो अच्छी किस्में होती थी जो कि सूखा बर्दाश्त करें, जिसमें आयरन टॉक्सिटी की टॉलरेंस हो, जिसमें वहाँ एक बीमारी होती है वायरल डिजीज है राइस येलो मॉटल वायरस, उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप किया हम लोगों ने। हमारे पास वहाँ नेट हाउस था, नेट हाउस में स्क्रीनिंग करके डोनर्स के साथ क्रॉस करके फिर हमने वहाँ करीब 12 वैरायटी वीटा 1 से लेकर के वीटा 12 तक डेवलप किया। और अभी भी वहाँ पे 2 वैरायटी हमारी वीटा में जो है, एक तो वीटा 4 और एक दूसरी वीटा 9, ये दोनों मेगा राइस वैरायटी हुई। और जहाँ पे राइस येलो मॉटल वायरस होता है वहाँ पे वीटा 9 बहुत पॉपुलर हुई। दूसरे जो क्षेत्र हैं उसमें वीटा 4 जो है उसमें ड्राउट टॉलरेंस भी था, खाने में अच्छी थी, आयरन टॉक्सिटी के लिए टॉलरेंस था, और वो भी वैरायटी जो है काफ़ी सालों तक पॉपुलर रही। अभी भी नाइजीरिया में और कैमरून में अभी वो वैरायटी काफ़ी क्षेत्रफल में उगाई जाती है। वहाँ से आने के बाद जब मैं कटक में डायरेक्टर था तो उस समय जो हाइब्रिड राइस का रिसर्च था उसमें भी हम लोगों ने हाइब्रिड राइस की वैरायटी मेनली जो पब्लिक सेक्टर की भी हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर की वैरायटीज़ उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया, उनके भी हम लोग सिलेक्शन में बढ़ावा दिए। लेकिन वहाँ हमने एक नवीन वैरायटी था जो कि डॉक्टर वी चौधरी ने उसको डेवलप किया था, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं हुई थी। उस वैरायटी को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और उसको प्रमोट किया। उसके बाद में जब झारखंड में था तो वहाँ पर झारखंड में भी मैं धान के रिसर्च से हमेशा जुड़ा रहा। वहाँ पर जो प्रो एग्रो 6444 है, PHB 72 है, ये दोनों वैरायटी हम लोगों ने संकर धान में आइडेंटिफाई किया कि बहुत अच्छी है। जब मैं कटक में था तो वहाँ वंदना वैरायटी जो रिलीज़ थी झारखंड के लिए, उसमें झारखंड बिहार एक ही होता था, तो उस वैरायटी को हम लोगों ने उड़ीसा में, पश्चिमी उड़ीसा के लिए जो ड्राउट प्रोन एरिया है उसके लिए आइडेंटिफाई किया, और वंदना वैरायटी जो है बहुत पॉपुलर हुई
उड़ीसा में और उड़ीसा के लिए उसको अनुशंसित किया गया। झारखंड में तो बहुत सारी वैरायटी हम लोगों ने वहाँ पे निकाली। ड्राउट टॉलरेंट वैरायटी भी बिरसा विकास 111 अनुशंसित किया। और मैं चूँकि निदेशक अनुसंधान था तो हमें पूरे विश्वविद्यालय का जो रिसर्च सिस्टम था उसको देखना होता था। हर फसल में जो वैज्ञानिक होते थे उनके साथ मिल करके नई जातियों का चुनाव है, चाहे नया एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, उस पर हम लोग काम करते थे। डायरेक्ट सीडेड राइस पे भी हमने वहाँ 2010 में काम शुरू किया, क्योंकि जैसा कि हम बताए कि जुलाई में वर्षा नहीं होने से जो 15 लाख हेक्टेयर में धान होता था वो घट करके 9 लाख हेक्टेयर और 7 लाख हेक्टेयर में हो गया। तो ऐसे में ये था कि कुछ नई तकनीक का विकास किया जाए जिससे कि जहाँ धान का क्षेत्रफल नहीं कम हो। और फिर हम लोगों ने सीधी बुआई पे अनुसंधान शुरू किया और उसमें भी कई वैरायटीज़ आइडेंटिफाई हुई। शुरू में उसमें जो समस्या थी जैसे ब्लास्ट रेजिस्टेंस का था और ब्राउन स्पॉट था, तो सीधी बुआई के लिए कौन सी प्रजातियाँ उत्तम हों उसका रिसर्च हम लोगों ने किया। और अभी उसका हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। जो कटक की नवीन वैरायटी थी उसको भी हम लोगों ने पाया कि बहुत अच्छी है और सीधी बुआई में वो अच्छी कर रही है। तो इस तरीके से धान में करीब हम 1975 से अभी तक लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। और हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन का भी प्रोजेक्ट है कि उसमें क्रॉस करके जो वैरायटी में जो उसके डिफिशियंसीज हैं उसको हम क्रॉस करके फिर सेग्रीगेटिंग जनरेशन में सिलेक्शन करते हैं। तो ये काम हम यहाँ पे जो हमारा धान का अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर कर रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि धान में जो भी नई तकनीक है, जैसे आजकल जीनोटाइपिंग है, उसका भी हम प्रयोग करते हैं। कैसे हम भविष्य के लिए बेहतर से बेहतर किस्मों को हम किसानों को दे पावें और उनमें बीमारियां और कीड़े कम लगें और सीधी बुआई के लिए उपयुक्त हों। सीधी बुआई के साथ साथ वो रोपाई के लिए भी अच्छी वैरायटी हैं। तो ये हम लोगों की कोशिश है कि कैसे हम उन्नतशील प्रभेदों का चयन करके, और जैसा कि हमने बताया कि काला नमक की बौनी किस्म जो है हम लोग IRI के कोलैबोरेशन से आइडेंटिफाई किए हैं, उसका पूसा CRD KN2 के नाम से। और इसका हम न्यूक्लियस सीड ब्रीडर सीड प्रोडक्शन करके किसानों को बीज दे रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि ये भविष्य में इसका FPO बना करके फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका बीज दे करके कैसे हम किसानों की जो है पैदावार बढ़ावें, इसके दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारा अनुसंधान का कार्य रहा और हमारी कोशिश है कि उनको सही, हमारे पास रोज़ किसानों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आजकल तो फेसबुक के ज़रिए भी हम लोग और व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम लोग किसानों को उचित सलाह देते रहते हैं। उनकी जो समस्याएं होती हैं कैसे हम उन समस्याओं का निदान करके ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त करें और कैसे हम लोग अच्छी ग्रेन क्वालिटी की वैरायटीज़ किसानों को दें, इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। देखिए, कोई भी अनुसंधान है, विशेषकर जो प्लांट ब्रीडिंग का रिसर्च है, इसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। हालांकि आजकल क्या होता है कि जब हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किए थे पंतनगर में 1975 में 76 में, तो उसमें हम लोग की कुल तनख्वाह 700 रुपये बेसिक पे, 60 रुपये DA मिलता था। 760 रुपये थे। अब आप सोचिए कि इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद, PhD करने के बाद यदि आपको 760 रुपया मिलेगा तो आप क्या करेंगे मतलब भविष्य में। अब यह है कि वहाँ पर रहने की सुविधा थी और साइकिल थी, रिसर्च करते थे, विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, लेकिन उसमें बड़ा कम पैसा मिलता था। हालांकि बाद में जा कर के चेंजेस हुआ जब हम लोग एसोसिएट प्रोफेसर हुए
80 के करीब जो है 82 के करीब फिर जो है स्केल हम लोगों की बढ़ी और फिर मतलब ज़्यादा पैसा मिलना शुरू किया। जब हम लोग प्रोफेसर हुए तब जा कर के कुछ अच्छी खासी सैलरी मिलनी शुरू हुई। लेकिन क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है एग्रीकल्चर में खासकर जो है कि जिसमें आपको कोई मतलब सैलरी के अलावा कोई ख़ास एडवांटेज नहीं होता है आपको। और विशेषकर जब हम लोग विदेश गए, फिलीपींस गए या अफ्रीका में गए, तो वहाँ पर उनकी जो सैलरी का पैकेज है वो थोड़ा बेहतर होता है। जैसे कि डॉलर में तनख्वाह मिलती है, आपको करीब 2,500-3 हज़ार डॉलर पर मंथ मिलता है। अफ्रीका में नौकरी कर रहे थे तो वहाँ $4,000 मिलता है। तो वहाँ आप कुछ पैसे की बचत कर लेते हैं। अदरवाइज़ जो भारतवर्ष में नौकरी थी, चाहे आप एसोसिएट प्रोफेसर हों, आप बस हैंड टू माउथ हैं। जो भी आपको पैसा मिलता है, तो आपको जब बच्चों को किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना हो तो वहाँ पर अच्छी खासी फीस लगती थी। तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि हम लोग बच्चों को जो है पढ़ा सकते हैं अच्छी तरीके। और यदि कहीं उनका यदि मेरिट में एडमिशन नहीं हो तो पढ़ाना भी मतलब उनको हायर एजुकेशन भी बड़ा डिफ़िकल्ट ही था। लेकिन चूँकि हम बाहर रहे और कभी जब मेरे को याद आता है कि पूसा बिहार में हम लोग थे तो 4-4 5-5 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी जो है हमको याद है कि हम लोग लौट के आए थे और पता चला कि 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। तो ये भी बड़ी समस्या थी। फिर आप कैसे परिवार का भरण पोषण करेंगे, कैसे जो है आप बच्चों को पढ़ाएंगे, कहाँ से लोगों से कर्जा लेकर के आप पढ़ाएंगे। तो ये सब समस्याएं होती हैं जब आप टीचिंग में होते हैं। और ये तो कहिए कि हम लोगों की मेहनत थी कि हम लोग फिलीपींस और अफ्रीका में जा कर के काम किए और कुछ पैसा बचाए, तो जिससे कि बच्चों को भी हम लोग बेहतर शिक्षा दे सके, बच्चे स्कूलों में नाम दिखा सकें। हमारे बच्चे जो है वो इंडिया के टॉप मोस्ट स्कूल में, जैसे वुडस्टॉक है, मसूरी में, कोडाईकनाल में है, और बेटियां भी जो है वो मसूरी इंटरनेशनल स्कूल वगैरह में। तो उनमें हम चूँकि फ़ीस उनकी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर उनको पढ़ा सके। और जिसका नतीजा ये हुआ कि बच्चे बहुत अच्छा किए। और हमारी बड़ी बेटी जो है अब अमेरिकन सिटीजन है, उसने टुमकुर से जो है बीटेक किया कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और एमटेक उसने नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी यूएसए से किया। और हमारा बेटा भी जो है वो कोडाईकनाल में पढ़ा, फिर वो सेंटर फॉर अमेरिकन एजुकेशन है बेंगलोर में, वहाँ पढ़ा। और फिर कनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी में कनाडा में पढ़ा, और फिर कनाडा में उसको जॉब मिल गई और अभी कनाडा में सेटल्ड है वो, और वहाँ नौकरी कर रहा है। तो हमारे दोनों बच्चे जो हैं वो मेहनत किए, पढ़ाई किए, और फिर वो अमेरिका में और कनाडा में जा कर के सेटल हो गए। वहाँ की उनको नागरिकता भी मिल गई। और हमने चूँकि ये सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद ये फॉर्म लेकर के रिसर्च करें किसानों के लिए, तो हम यहाँ पर 12 एकड़ का हमारा फार्म है। इसमें हम बीज उत्पादन करते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के साथ मिल करके हम धान और गेहूँ पर रिसर्च करते हैं। तो देखिए, परेशानियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन यह है कि यदि आप लगातार मेहनत करते हैं। हमको याद है कि इंटरमीडिएट तक तो हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े थे सखोनिया में, और यूपी की पढ़ाई तो अंग्रेजी भी 6ठे क्लास से हम लोग ABCD पढ़ना शुरू करते हैं। और जब हम कानपुर में गए तो वहाँ पर सारा का सारा इंग्लिश मीडियम में था। और हालांकि एग्रीकल्चर के जो इंग्लिश में पढ़ाई होती थी बहुत कठिन नहीं था, तो हम लोग धीरे धीरे उसके आदी हो गए। और हमें बड़ी खुशी हुई कि जब
इंटरमीडिएट में हम फर्स्ट डिवीज़न और फर्स्ट पोजीशन से पास हुए। तो धीरे धीरे हम लोग सीखते रहे इंग्लिश मीडियम में, और एमएससी पीएचडी में, और आगे चल कर के तो हमको अंग्रेज़ी में ही क्लास लेना होता था। तो धीरे धीरे किताब पढ़ कर के और वहाँ जो हमने कोर्सेज़ किए पीएचडी आईआरआई में, उसका भी फ़ायदा रहा कि जो आईआरआई की जो टीचिंग है वो बहुत अच्छी है, और उससे हम जो और जगहों पर गए वहाँ भी पढ़ाया हमने, और जो हमारी बैकग्राउंड डेवलप हुई रिसर्च की और टीचिंग की, वो बड़ी अच्छी रही। तो वो हमारे भविष्य में हर जगह काम आई। यहाँ तक कि अभी भी हमारे पास जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमएससी के छात्र देवरिया पीजी कॉलेज के वो आकर के अनुसंधान करते हैं, तो उनके साथ भी उनको भी हम ट्रेंड करते हैं कि कैसे आप नया अनुसंधान करेंगे, और कैसे उसमें से बहुत सारे तो बड़ी अच्छी जगहों पे चले गए हैं, और यहाँ जो सीखे थे वो उनके नॉलेज में काम आ रही है। तो विद्यार्थियों को ट्रेंड करना भी बड़ा ज़रूरी है, और एक बार जब वो आपके यहाँ आकर के अनुसंधान करते हैं, फिर बाद में भी वो लिंकेज डेवलप हो जाता है। जब उनको कोई समस्या होती है तो तुरंत पूछते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चुनौतियाँ होती हैं, और विशेषकर वैराइटल डेवलपमेंट में, अब जैसे आप कोई एक वैरायटी डेवलप करते हैं तो जब किसानों के यहाँ जाती है तो फिर वो किसान उगाता है, फिर देखता है कि इसमें कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, कौन सी कमियां हैं, फिर हम लोग उसमें क्रॉसिंग करके उन कमियों को दूर करते हैं। तो हमें याद है कि जब हम लोग पंतनगर में थे, और जब हम लोगों ने ये गोविंद वैरायटी आइडेंटिफाई किया था, फिर इसको रिलीज़ किया था, और वो वैरायटी जो वहाँ बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट झुलसा रोग जो होता है उसके लिए वो रेजिस्टेंट वैरायटी थी। तो वो वैरायटी आज तक रेजिस्टेंट है, और 110 डेज़ के ड्यूरेशन में वो वैरायटी हरियाणा में कभी बहुत पॉपुलर थी, और अभी भी जिनको एक शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी गर्मी के मौसम में लेनी होती है तो ये वैरायटी बहुत अच्छी है। समय समय पर जब हम लोग अनुसंधान किए थे उस समय तो हम लोग धान चावल के मामले में सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, लेकिन 90 के दशक में 1995 के बाद धीरे धीरे नई किस्मों का विकास हुआ, और बासमती में भी अच्छी किस्में आई, और 2011 के बाद तो हम लोगों ने लगातार करीब 10-11 मिलियन टन चावल जो है एक्सपोर्ट किया, और हम विश्व में नंबर 1 एक्सपोर्टर हो गए। अभी 2 साल पहले हम लोगों ने करीब 22 मिलियन टन चावल विदेशों में करीब 166 देशों में हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, जिसका नतीजा ये है कि भारत का जो बासमती चावल है उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ती रही, और अभी हम 5 से 6 मिलियन टन जो है वो चावल एक्सपोर्ट करते हैं, और 40,000 करोड़ से ज़्यादा का हम लोग फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। तो ये हमारे देश में जो इतने सारे ब्रीडर हैं, करीब हमारे ख्याल है कि 400 से 500 धान के वैज्ञानिक लगे हुए हैं नई किस्मों के विकास करने में, और उनकी क्या एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेज हों, कैसे हम ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकें, उसमें हमारे जो फिलीपींस के वैज्ञानिक हैं उनका भी काफ़ी बड़ा सहयोग है। और वो भी आकर के समय समय पर क्या रिसर्च होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, किन वैराइटीज़ का सिलेक्शन करें, ये सब अनवरत हम लोग रिसर्च करते हैं। तो हम लोगों को बड़ी खुशी है कि हम किसानों को जब नई किस्में देते हैं और किसान उनको प्रयोग करके अपनी ज़्यादा उपज प्राप्त करता है तो हम लोगों को बड़ी खुशी होती है। जब मैं बिहार में था तो वहाँ हम लोगों ने एक राष्ट्रीय वैरायटी दिया था, और उसका चावल एकदम सफ़ेद होता था, और कभी कभी तो यदि वो खेत में 1 मीटर तक पानी आ जाए उसको भी बर्दाश्त कर लेता था वो। उसका अभी तक वो वैरायटी जो है उत्तरी बिहार में ग्रो हो रही है। तो हम लोगों को खुशी होती है कि चलिए हम लोगों ने कुछ जो अनुसंधान किया वो इतना कारगर रहा
कि किसान उन वैरायटीज़ को ग्रो कर रहे हैं। और जो अनुसंधान केंद्र हैं जहाँ पर कि हम लोग रहे, वहाँ के वैज्ञानिक जो अभी भी उसका ब्रीडर सीड पैदा कर रहे हैं और ब्रीडर सीड पैदा करके किसानों को दे रहे हैं। तो एक ब्रीडर को जहाँ, क्योंकि बड़ा ब्रीडिंग भी बड़ा लोकेशन स्पेसिफिक है, हर जगह की अलग अलग समस्या होती है। जैसे यहाँ बाढ़ की एक समस्या है, झारखंड में सूखे की समस्या थी, और कहीं पे कोस्टल एरिया में सैलिनिटी की प्रॉब्लम है। तो वहाँ जो ब्रीडर लोग लगे हुए हैं वो उन वैरायटीज़ को सिलेक्ट करके और फिर वहाँ के जो किसान हैं उनके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उपज वाली और कम जिसमें बीमारी और कीड़े लगे ऐसी वैरायटीज़ का लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। और फिर किसानों को हम लोग नई वैरायटी का बीज दे रहे हैं। तो आपको खुशी होती है कि जब कोई कहता है कि नहीं, आपकी वैरायटी बहुत अच्छी है, खाने में भी बढ़िया है और इसमें कीड़े और बीमारियां भी कम हैं। तो हम लोगों को अनायास अपनी ऐसा लगता है कि जो हम लोगों ने सोचा था 10 साल 12 साल पहले कि इस तरह की वैरायटी अभी भी हम जब सुबह खेत में जाते हैं तो ये सोचते हैं कि अगले 10 साल में 5 साल में कौन सी ऐसी वैरायटी होगी जो कि ज़्यादा उपज देगी। तो ऐसी वैरायटीज़ का हम लोग सिलेक्शन करते हैं और फ्यूचर में जब हमको ज़्यादा अन्न उत्पादन, अभी हम 135 मिलियन टन तक चावल उत्पादन किए हैं। पिछले वर्ष थोड़ा सूखा पड़ गया था तो हमारा उत्पादन कम हो गया था, लेकिन इस वर्ष जो है अच्छी बरसात हुई है। जुलाई के महीने में थोड़ी समस्या थी, लेकिन समय समय पर जो बारिश होती रही है तो हमें उम्मीद है कि हम लोग 135 मिलियन टन से ज़्यादा पैदावार तो उपज दे सकेंगे। और चाइना जिसका कि करीब 142 मिलियन टन है, तो हमसे करीब 7-8 मिलियन टन जो है उसकी उपज ज़्यादा है। उसको हम लोग धीरे धीरे विश्व में जो है नंबर 1 राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री बनेंगे। एकरेज में तो हम ऑलरेडी 45 मिलियन हेक्टेयर में ग्रो करते हैं, जबकि चाइना 30 मिलियन हेक्टेयर में ग्रो करता है। लेकिन हम लोग की ये कोशिश है कि भविष्य में हम लोग चाइना को बीट करके नंबर 1 पे आएँ। और इसके लिए ऐसी किस्मों का विकास करना पड़ेगा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दें और उनमें लागत कम हो, जिससे किसान का प्रॉफिट ज़्यादा हो, अच्छे ग्रेन क्वालिटी की वैरायटी हो। और पूरे विश्व में जो है हम लोगों की जैसे बासमती है, इस तरीके का चावल अभी विश्व में अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ का भी कंज्यूमर हो वो बासमती खाना चाहता है। हालांकि बासमती का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, $2 पर केजी है, लेकिन फिर भी किसान जो है, कंज्यूमर जो है उसको ख़रीद करके खाता है। और वही कोशिश हम लोग की काला नमक में भी है कि भविष्य में हम लोग ऐसी किस्में दें जो कि डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं जिनकी की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उनको खाने से, तो चावल खाने से शुगर कम रिलीज़ हो और किसान उसको मतलब कि कंज्यूमर से उसको खा सके। तो ऐसी हम लोगों की सोच है कि हम लोग ऐसी किस्मों का विकास करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट हो वो किसानों को दे सके। और ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है, ये भी जो नई जो मतलब जानकारियां हैं, तकनीक है, उसका भी प्रयोग करके हम लोग जो है वो पेस्टिसाइड फ्री, मतलब पॉइजन फ्री जो है वो हम लोग चावल, गेहूं है और या सब्जियां वो दे सकें। तो उसमें भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हम लोग ऐसी किस्मों का विकास करें जिनमें कि रोग और कीड़े कम लगते हों। और नीम का तेल है, नीम की खली है, और यहाँ करंज की खली तो नहीं मिलती है लेकिन झारखंड में उसके पेड़ ज़्यादा हैं, और सरसों की खली है। इनका प्रयोग करके और रासायनिक जो हमारे पेस्टिसाइड है उनका कम प्रयोग करके जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे यूरिया है, DAP है, पोटास, मेराटा पोटास है, इनका भी प्रयोग कम करके हम कैसे ज़्यादा से बढ़िया क्वालिटी का हम लोग भोजन
लोगों को दे सकें। तो इस पे हम लोगों का निरंतर खोज जारी है। तो लोग वैज्ञानिक का एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो समाज को एक अच्छी जानकारी दें, समाज को अच्छी किस्में दें, जिससे कि किसान खा करके वो अपनी जो आवश्यकता है उसको पूरी कर सके। आपको एक कहानी बताते हैं। जब मैं वेस्ट अफ्रीका में कैमरून गया हुआ था और वहाँ भी हमारा मेन काम यही होता था कि हम लोग बहुत सारी वैरायटीज़ रिसर्च के लिए किसान जो हमारे वैज्ञानिक उनको देते थे, और फिर उनमें कैसे हम ज़्यादा उपज वाली और अच्छे क्वालिटी वाली वैरायटीज़ को उनको हम दे सकें, तो उसमें हम लोग मदद करते थे। तो ऐसे ही जब मैं कैमरून में पहुंचा, उनका एक धान का अनुसंधान केंद्र है, तो वहाँ के जो स्टेशन इंचार्ज हैं उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि साहब रात में जो है, कल रात में जब यहाँ कोई आदमी जो है एक वैरायटी उसका जो है बालियाँ काट करके ले गया हो। तो हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो कोई और चोर नहीं था, वो आपके फार्म में ही कोई किसान था, मतलब लेबरर था, जो कि उस वैरायटी को वॉच कर रहा था कि ये वैरायटी बहुत अच्छी है, और वो वैरायटी जो है उसको बहुत अच्छी लगी और उसकी वो बाली काट करके ले गया कि अगले साल हम इस वैरायटी को उगाएंगे। और फॉर्चुनेटली वो वैरायटी जो है हम लोगों ने नाइजीरिया में भी इसको आइडेंटिफाई किया था, और जब हम लोगों ने इसका लिस्ट देखा तो वैरायटी वीटा 4 थी। और वो वीटा 4 जो है वो काफ़ी सालों तक, कम से कम 10-15 सालों तक नाइजीरिया, कैमरून और भी जो अफ्रीकी देशों में वहाँ ग्रो होती रही। तो कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि आप जो है उससे सबक लेते हैं और वैरायटी के सिलेक्शन में भी आपको मदद करते हैं। ऐसे ही एक आपको कहानी बताएं कि नाइजीरिया में गाल मिर्च की बड़ी समस्या थी, और हम लोग के स्टेशन पे गाल मिर्च के लिए आर्टिफिशियल स्क्रीनिंग तो होती थी, लेकिन हम लोग किसानों के खेतों में भी जहाँ पे ज़्यादा कीड़े लगते हैं वहाँ पर भी हम लोग ट्रायल करते थे। तो नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया में हम लोगों ने आबा कलेकी में ट्रायल किया हुआ था, और वो बड़ी नीचे वैली में जा कर के वहाँ पे गाल मिर्च का प्रकोप बहुत होता था। और वहाँ पर हम लोग गए, बड़ा मतलब नीचे जाना था, करीब 150-200 फीट नीचे जो है वैली में। और वहाँ हम लोग गए और देखा कि करीब 25-30 वैरायटी का ट्रायल था वो, और सिर्फ उसमें एक वैरायटी सर्वाइव कर रही। तो हम लोगों को इतनी खुशी हुई कि हम लोगों की जो मेहनत है वो देखिए, तो किसानों के साथ मिल करके और जो हॉट स्पॉट लोकेशंस हैं यदि उसमें हम सिलेक्शन करें तो आपको जल्दी सफलता मिलती है। और वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने देखा कि जो सीसाडेनी वैरायटी है इंडोनेशिया की, वो वैरायटी जो है बहुत बढ़िया उसकी परफॉर्मेंस है। और खरीफ में था वो, रबी सीजन में हम लोग आए और उस वैरायटी का सीड मल्टीप्लाई किए, और अगले खरीफ तक हम लोगों ने उसका करीब 10 से लेकर के 20 कुंटल बीज पैदा किया, और 5-5 किलो का पैकेट बना करके जो भी गाल मिर्च से अफेक्टेड एरिया थी सब में हम लोगों ने किसानों को मुफ्त दिया। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि बड़ी खुशी मिलती है जब हम लोग रिसर्च में किसानों के साथ जा कर के उनके खेत में, या हम लोग हॉट स्पॉट लोकेशंस पर जा कर के वैरायटीज़ का स्क्रीनिंग करते हैं और फिर चुनाव करके फिर हम लोग नई किस्मों को किसानों को देते हैं। तो ये बड़ा रोमांच था। हालांकि ऐसे ही हम लोग आइवरी कोस्ट में भी एक नाइजर देश है, वहाँ भी हम लोग गए थे, और वहाँ भी देखा कि कुछ वैरायटीज़ में वो जो राइस टुंगरू वायरस, राइस येलो मॉटल वायरस बीमारी है वो नहीं है। तो उस वैरायटी के जैसे कि हमने वीटा 9 के बारे में बताया, तो वो वैरायटी अभी भी रेजिस्टेंट है, और जो राइस मॉटल वायरस के जो
अफेक्टेड एरिया है वहाँ भी ग्रो हो रही है, एक मेगा वैरायटी हो गई। तो आपको ये जान करके बड़ी खुशी होती है कि आपकी मेहनत आज नहीं तो कल जो है कभी जब किसान ग्रो करेगा तो उसको याद करेगा कि नई प्लांट ब्रीडर ने, राइस ब्रीडर ने एक ऐसी वैरायटी दी है जिसमें कि बीमारियों कीड़े कम हैं और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल में उगाई जा रही है। तो ये कुछ रोचक किस्से हैं जो कि हम लोग को बीच बीच में मिलते रहते हैं, तो आपको भी जान करके बड़ी खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।